आमतौर पर जब हम किसी बड़ी यात्रा की तैयारी करते हैं या कोई जटिल प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, तो दिमाग में एक साफ नक्शा होता है। हाँ बिल्कुल। आज के जमाने में तो सब कुछ स्क्रीन पर होता है। सही कहा। वो स्मार्टफोन की स्क्रीन पर दिखने वाली एक नीली लाइन जो शुरुआत से मंजिल तक का एकदम सटीक रास्ता दिखाती है। मतलब सब कुछ बहुत स्पष्ट और सुरक्षित महसूस होता है। हम पूरी तरह से उस तकनीक पर निर्भर हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जरा कल्पना की जाए कि वो नीली लाइन अचानक हमेशा के लिए गायब हो जाए। कोई इंसान खुद को -50 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड में पाए, वो भी बिना किसी नक्शे के, बिना किसी संचार के साधन के। एक ऐसी सफेद बर्फीली दुनिया जहां से वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। हाँ, तब वो आधुनिक नेविगेशन और सुरक्षा का सारा भ्रम एक झटके में टूट जाता है। और ये स्थिति सिर्फ रास्ता भटकना नहीं है, ये असल में उस बिंदु की शुरुआत है जहां हमारी सारी आधुनिक तकनीकें दम तोड़ देती हैं। और इंसान का प्रकृति के सबसे क्रूर रूप के साथ सीधा आमना सामना होता है। बिल्कुल। ये वो शून्य है जहां केवल मानव मनोविज्ञान और बुनियादी सर्वाइवल की प्रवृत्ति ही काम आती है। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हम 4 नवंबर 1914 की एक ऐसी ही घटना पर बात करेंगे। सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके 27 साथी, यानी कुल 28 लोग, एंडोरेंस नाम के एक जहाज पर सवार होकर अंटार्कटिका की ओर निकले थे। और उनका लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं था। जी हाँ, इस अभियान का मूल लक्ष्य सिर्फ अंटार्कटिका के किनारे तक पहुंचना नहीं था। उन्हें पूरे महाद्वीप को पैदल पार करना था। मतलब 2900 किलोमीटर का सफर, वो भी 120 दिनों के अंदर। जो कि उस समय के हिसाब से लगभग नामुमकिन सा काम था। चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई बिना किसी आधुनिक उपकरण के सर्दियों के बीच एक ऐसे विशाल रेगिस्तान को पैदल पार करने निकले जहां का तापमान हड्डियों को जमा दे और जहां से मुड़कर वापस आने का कोई विकल्प ही ना हो। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ एक सर्वाइवल की कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो चरम स्थितियों में मानव नेतृत्व, मानसिक दृढ़ता और टीम वर्क का असल तंत्र कैसे काम करता है। इस तंत्र को समझने के लिए ना सबसे पहले ये देखना होगा कि ये अभियान किस मानसिकता के साथ शुरू हुआ था। 1914 का दौर। हाँ, वो दौर जब ना तो सैटेलाइट तकनीक थी और ना ही रेडियो संचार इतना उन्नत था। वे लोग वेडल सी से होकर जाने वाले थे, जिसकी भौगोलिक संरचना ही अपने आप में एक विशाल जाल की तरह काम करती है। और यहीं पर यह कहानी सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 5 नवंबर 1914 को ये जहाज साउथ जॉर्जिया आइलैंड के एक व्हेलिंग स्टेशन पर पहुंचता है, जो कि इंसानी दुनिया की आखिरी बस्ती थी। बिल्कुल। वहां के अनुभवी लोग वेडल सी की खराब स्थिति को देखते हुए शैकल्टन को साफ चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि बर्फ के हालात सामान्य नहीं हैं और मिशन को टाल दिया जाना चाहिए। लेकिन शैकल्टन नहीं माने। वही तो। इसके बावजूद शैकल्टन आगे बढ़ने की जिद पर अड़े रहते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इसे शैकल्टन के अहंकार की निशानी नहीं माना जाना चाहिए? मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्थानीय विशेषज्ञों की चेतावनी को नजरअंदाज करके 27 अन्य लोगों की जान जोखिम में डालना, क्या ये बहादुरी की चादर में लिपटी बेवकूफी नहीं थी? मैं समझ सकती हूँ कि ये बेवकूफ़ी लग सकती है, लेकिन इसे सिर्फ बेवकूफ़ी का नाम देना उस दौर के खोजकर्ताओं के मनोविज्ञान को नज़रअंदाज करना होगा। अच्छा, वो कैसे? महान खोजकर्ताओं के भीतर एक प्रकार का अंधा आत्मविश्वास होता है। ये वही ऊर्जा है जो उन्हें अज्ञात में छलांग लगाने की ताकत देती है और असंभव को संभव बनाने के लिए प्रेरित करती है। मतलब वो रिस्क लेने के लिए ही बने होते हैं। हाँ, हालांकि ये आत्मविश्वास एक दोधारी तलवार है। शेकल्टन को अपनी और अपने जहाज एंड्योरेंस की क्षमता पर अत्यधिक विश्वास था। उन्हें लगता था कि उनका जहाज कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, उन्हें लगता था कि उनका जहाज किसी भी बर्फ को चीर कर रास्ता बना लेगा। ये अहंकार और दृढ़ संकल्प का एक ऐसा जटिल मिश्रण था जिसने उन्हें इतिहास के सबसे बड़े खतरे में धकेल दिया। और उस फैसले की कीमत बहुत जल्द सामने आ गई। 18 जनवरी 1915 को वॉसल बे से सिर्फ 60 मील दूर एंड्योरेंस बर्फ में पूरी तरह फंस गया। और वो मंजर बहुत भयानक था। स्रोतों में दर्ज विवरण एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। मतलब जहाज से सिर्फ 50 गज की दूरी पर बर्फ में 15 फीट चौड़ी एक दरार थी। सिर्फ 50 गज दूर? हाँ, वो उनके बाहर निकलने का आखिरी रास्ता था। क्रू ने 3 घंटे तक कुल्हाड़ियों से बर्फ काटी, इंजन को पूरी ताकत से चलाया, लेकिन जहाज 1 इंच भी नहीं हिला।
वेडल सी के बर्फ का तंत्र समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये कोई सामान्य समुद्री बर्फ नहीं है। तो ये किस तरह की बर्फ होती है? हवा और समुद्री धाराएं बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को एक दिशा में धकेलती हैं। जब ये टुकड़े आपस में टकराते हैं ना, तो वे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक विशाल, ठोस और लगातार कसने वाले शिकंजे का रूप ले लेते हैं। और जहाज उस शिकंजे में फंस गया था। बिल्कुल बीचों बीच। इसके बाद शुरू हुआ अंटार्कटिका का सर्दियों का मौसम, महीनों तक चलने वाला 24 घंटे का अंधेरा। जहाज पर मौजूद फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली की तस्वीरें इस खौफनाक मंजर को दिखाती हैं कि कैसे बर्फ हर तरफ से जहाज को दबोच रही थी। वो तस्वीरें बहुत डरावनी हैं। लेकिन उन तस्वीरों में कोई आवाज नहीं है। स्रोतों के अनुसार बर्फ का दबाव इतना प्रचंड था कि जहाज की लकड़ियों से लगातार चीखने और चरमराने की भयानक आवाजें आती थीं। वो आवाजें दिन रात आती रहती थीं। ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं थी। हफ्तों तक हर दिन उस भयानक आवाज को सुनना मानसिक रूप से कितना तोड़ देने वाला रहा होगा। यह लगातार चलने वाली एक मनोवैज्ञानिक यातना थी। जहाज की लकड़ियों की आवाजें असल में ये याद दिला रही थीं कि प्रकृति की भौतिक ताकत के सामने इंसान की बनाई सबसे मजबूत चीज भी कितनी बेबस है। बिल्कुल सही कहा। और आखिरकार 24 अक्टूबर से 21 नवंबर 1915 के बीच बर्फ का ये दबाव जीत गया। जहाज टूट गया। हाँ, जहाज का पिछला हिस्सा 20 फुट ऊपर उठ गया, रडर टूट गया और अंततः एंड्योरेंस पूरी तरह डूब गया। जहाज का डूबना सिर्फ लकड़ी और लोहे का नुकसान नहीं था। मतलब कल्पना की जा सकती है कि किसी का पूरा घर, उसकी सुरक्षा का एकमात्र कवच, उसकी आंखों के सामने पानी में समा रहा हो। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक था। अब वे पानी में तैरते एक बर्फ के टुकड़े पर थे। कोई रेडियो नहीं, दुनिया से कोई संपर्क नहीं। उनके पास सिर्फ 3 छोटी नावें, कुछ स्लेज और बमुश्किल 1 महीने का राशन बचा था। और अंटार्कटिका की वो जमा देने वाली ठंड। उन्हें 550 किलोमीटर दूर पॉलेट आइलैंड तक पैदल चलना था। और यहीं पर शैकलटन एक ऐसा आदेश देते हैं जो पूरी स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट कर देता है। प्रति व्यक्ति केवल 2 पाउंड वजन। हाँ, प्रति व्यक्ति केवल 2 पाउंड यानी लगभग 1 किलो वजन ले जाने की अनुमति। ये सर्वाइवल के सबसे कठोर निर्णयों में से एक था। इसे मनोविज्ञान में आइडेंटिटी शेडिंग या अपनी पुरानी पहचान का त्याग करना कहा जा सकता है। ये बहुत दिलचस्प है। शैकलटन ने खुद अपने सोने के सिक्के और अपनी बाइबल वहीं बर्फ में छोड़ दी। ये सिर्फ वजन कम करने की बात नहीं थी। ये कदम ये भी तो साबित करता है कि जब जीवन और मृत्यु का सवाल हो तो इंसानी समाज द्वारा बनाए गए पैसे और सोने की कोई कीमत नहीं रह जाती। बिल्कुल। इससे भी बड़ा तंत्र यहाँ संक कॉस्ट फैलेसी को तोड़ने का था। अक्सर इंसान उन चीजों से चिपका रहता है जिनमें उसने बहुत समय या पैसा लगाया हो, भले ही वो चीजें अब उसके लिए नुकसानदायक हो। तो शैकलटन ने जानबूझकर ऐसा किया। हाँ, सोने के सिक्के छोड़कर शैकलटन ने बिना कुछ कहे अपने क्रू को ये कड़ा संदेश दिया कि पुरानी दुनिया के नियम और उनकी पुरानी पहचान अब खत्म हो चुकी है। वे अब सभ्य समाज के नागरिक नहीं, बल्कि आदिम सर्वाइवर्स हैं। जो चीज जिंदा रहने में मदद नहीं कर सकती उसका कोई मोल नहीं है। एकदम सही। हालांकि इस कठोर नियम के बावजूद उन्होंने फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली को 400 में से 150 फोटो नेगेटिव्स बचाने की अनुमति दी। शायद ये इस उम्मीद का प्रतीक था कि अगर वे कभी जिंदा वापस लौटे तो दुनिया को ये कहानी सुनाने के लिए यही तस्वीरें काम आएंगी। लेकिन कुछ फैसले बेहद क्रूर भी थे। राशन बचाने के लिए उन्हें अपने साथ लाए कुत्तों के पिल्लों को मारना पड़ा। ये बहुत ही दर्दनाक था। कुत्तों को पालने के लिए भी मांस चाहिए था और इंसानों को भी। और ऐसी स्थिति में कुत्ते खुद भोजन का स्रोत बन जाते हैं। इस सारी मानसिक और शारीरिक उथल-पुथल के बाद जब उन्होंने चलना शुरू किया तो 3 घंटे की कमर-तोड़ मेहनत के बाद वे सिर्फ 1 मील ही चल पाए। वो इसलिए क्योंकि बर्फ की वो चादर समतल नहीं थी। वो उबड़-खाबड़, टूटी हुई और लगातार खिसकती हुई चट्टानों जैसी थी। बाप रे, 3 घंटे में सिर्फ 1 मील। शारीरिक थकावट के साथ साथ उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो बर्फ के जिस टुकड़े पर कैंप लगाए हुए थे वो समुद्री धाराओं के कारण लगातार दिशा बदल रहा था। और खाने की भारी कमी एक अलग ही चुनौती थी। हर दिन सिर्फ एक बिस्किट, थोड़ा पतला दूध और मीट पेस्ट मिल रहा था। शरीर जवाब देने लगता है ऐसे में स्रोतों से पता चलता है कि शैकलटन ने एक बहुत ही अजीब कदम उठाया। विक्रू का हौसला बनाए रखने के लिए खाने की असल मात्रा को लेकर उनसे झूठ बोलने लगे। ये लीडरशिप का एक बहुत जटिल पहलू है। तो इस सब का असल मतलब क्या है?
क्या एक लीडर का अपने ही लोगों से राशन के बारे में झूठ बोलना उसका नैतिक पतन माना जाना चाहिए, या एक चरम स्थितियों में उम्मीद जगाए रखने का एक जरूरी तरीका था? देखिए, संकट की इतनी गहराई में नैतिकता के सामान्य पैमाने लागू नहीं होते। शरीर को जिंदा रखने के लिए जितना जरूरी भोजन है ना, दिमाग को जिंदा रखने के लिए उतना ही जरूरी मानसिक पोषण होता है। मानसिक पोषण मतलब उम्मीद। हाँ, शैकल्टन इस बात को गहराई से समझते थे कि अगर टीम के अंदर से उम्मीद खत्म हो गई तो उनका शरीर भी काम करना बंद कर देगा। ये बात तो है। भूख से मरने में समय लगता है, लेकिन निराशा इंसान को बहुत जल्दी मार देती है। वो झूठ उस विशिष्ट परिस्थिति में उनकी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक ढाल थी। इसी मानसिक दबाव के बीच कुछ और हैरान करने वाले घटनाक्रम भी हुए। स्रोतों में ब्लैक बरो नाम के व्यक्ति का उल्लेख है। ओ, ब्लैक बरो की कहानी। वो 28वां व्यक्ति था जो यात्रा शुरू होने पर जहाज में छुप कर आ गया था। शैकल्टन ने शुरू में ही उसे चेतावनी दी थी कि अगर भविष्य में खाने की कमी हुई तो सबसे पहले उसे ही खाया जाएगा। लेकिन सौभाग्य से उन्हें ऐसी किसी चरम स्थिति तक नहीं जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें एक सी लीपर्ड मिल गया जिससे 1000 पाउंड मांस का इंतजाम हो गया। वो उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। सर्वाइवल का एक और अद्भुत उदाहरण आर्नी होलनेस की घटना है। ओशन कैंप के नीचे अचानक बर्फ फट गई और होलनेस ठंडे बर्फीले पानी में गिर गया। उस तापमान में पानी में गिरना मौत को बुलावा देना है। उसे बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन जमा देने वाली ठंड के कारण हाइपोथर्मिया से उसकी मौत निश्चित लग रही थी। आग जलाने का कोई साधन नहीं था। तब शैकल्टन ने आदेश दिया कि वो पूरी रात लगातार पैदल चलता रहे। ये फैसला सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान था। वही तो सवाल है कि बिना किसी गर्मी के स्रोत के सिर्फ चलने से कोई इंसान जमने से कैसे बच सकता है? यहाँ मानव शरीर विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प तंत्र काम करता है। जब बाहरी वातावरण से कोई गर्मी नहीं मिलती तो शरीर को एक आंतरिक भट्ठी मतलब एक फर्नेस की तरह काम करना पड़ता है। अच्छा, शरीर खुद गर्मी पैदा करता है? बिल्कुल। लगातार चलने और शारीरिक गतिविधि करने से मांसपेशियां तेजी से कैलोरी जलाती हैं, जिससे शरीर का कोर तापमान बढ़ता है। तो इससे वो बच गया। इसका सबसे अहम प्रभाव ये होता है कि शरीर की ये गर्मी गीले कपड़ों की नमी को बाहर की तरफ धकेलती है। नतीजतन पानी कपड़ों की बाहरी परत पर जमकर बर्फ बन जाता है, लेकिन त्वचा के पास का हिस्सा गर्म और सुरक्षित रहता है। अरे वाह, ये तो कमाल है। शैकल्टन का ये आदेश पूरी तरह से शरीर के इसी वैज्ञानिक तंत्र पर आधारित था। बर्फ पर पूरे 497 दिन बिताने के बाद 15 अप्रैल 1916 को वे अपनी 3 छोटी नाव में एलिफेंट आइलैंड नाम की जगह पर पहुंचे। 497 दिन उस बर्फ पर। 497 दिन उस सफेद नरक में बिताना, ये सोचकर ही सिहरन होती है। लेकिन एलिफेंट आइलैंड कोई सुरक्षित स्वर्ग नहीं था। यहाँ पहुंचते ही एक क्रू मेंबर रिकनसन को हार्ट अटैक आ गया। तनाव का स्तर अपने चरम पर था। और उसी ब्लैक बरो के पैर फ्रॉस्टबाइट के कारण काम करना बंद कर चुके थे, जिन्हें बाद में इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए काटना पड़ा। एलिफेंट आइलैंड पूरी तरह से वीरान और पथरीला था। वो दुनिया के सभी व्यापारिक समुद्री रास्तों से बहुत दूर था। वहां किसी जहाज के गुजरने या रेस्क्यू होने की कोई उम्मीद नहीं थी। मतलब उन्हें खुद ही कुछ करना था। हाँ, उन्हें खुद ही मदद लानी थी। बचाव के लिए शैकल्टन के पास 3 विकल्प थे। उन्होंने वो विकल्प चुना जो सबसे दूर था, साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जो वहां से 1300 किलोमीटर दूर था। ये फैसला बहुत ही खतरनाक था। उन्होंने पास के विकल्प छोड़कर इसे इसलिए चुना क्योंकि हवा उस दिशा में उनके अनुकूल थी। लेकिन इसके लिए उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते ड्रेक्स पैसेज से गुजरना था। ड्रेक्स पैसेज का नाम ही नाविकों को डरा देता है। ये फैसला कुछ ऐसा था जैसे किसी पहाड़ से उतरते समय सुरक्षित लेकिन धीमे रास्ते को छोड़कर एक भयानक बर्फीले तूफान के ऊपर सवार होकर नीचे उतरने का फैसला करना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सबसे तेज है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन इसमें एक छोटी सी चूक का मतलब निश्चित मौत है। ड्रेक्स पैसेज की भौतिकी ही इसे इतना खतरनाक बनाती है। अंटार्कटिका के चारों ओर कोई भी जमीनी रुकावट या बड़ा भूभाग नहीं है जो समुद्री धाराओं या हवाओं की गति को कम कर सके। तो वहां हवाएं सीधे टकराती हैं। हाँ, इस संकरे हिस्से में अलग अलग महासागरों का पानी आकर आपस में टकराता है, जिससे हवाएं हिंसक रूप ले लेती हैं और लहरें 12-12 मीटर तक ऊंची उठती हैं। 12 मीटर? बाप रे। इतिहास में 800 से ज्यादा जहाज वहां डूब चुके हैं। 24 अप्रैल 1916 को शैकल्टन 5 साथियों के साथ एक छोटी सी नाव में उस खतरनाक समुंदर में उतर गए। नाव में जगह इतनी कम थी कि वे लेटकर खाना खाते थे। सोचिए, एक छोटी सी नाव और इतनी बड़ी लहरें। 4 घंटे नाव चलाते और 4 घंटे आराम करते।
लगातार भयंकर तूफानों का सामना करते हुए नाव में बार बार पानी भर जाता, जिससे उन्हें बाहर निकालना पड़ता। हालत इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि हमेशा शांत रहने वाले लीडर शैकल्टन की हिम्मत भी टूटने लगी थी। इंसान आखिर इंसान ही है। फ्रस्ट्रेशन के चरम पर पहुंचकर वो नाव के ऊपर उड़ने वाली एक छोटी सी चिड़िया को भी गालियां देने लगे थे। इंसानियत और शारीरिक क्षमता अपनी बिल्कुल आखिरी सीमा पर पहुंच चुकी थी। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे चमत्कारिक हिस्सा उनका नेविगेशन था। हाँ, वो कैसे किया उन्होंने? घने बादलों, 12 मीटर ऊंची लहरें और भयंकर तूफानों के बीच जब सूरज सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए दिखाई देता था, तब उन्होंने सेक्सटेंट नाम के उपकरण का इस्तेमाल किया। लेकिन एक छोटी सी नाव जो हर सेकंड हिचकोले खा रही हो और जहां आसमान साफ ना हो, वहां ये सेक्सटेंट कैसे काम करता है? सेक्सटेंट का तंत्र ये है कि एक क्षितिज यानी होराइजन और सूरज या तारों के बीच का सटीक कोण नापकर ये बताता है कि पृथ्वी पर आप किस अक्षांश पर हैं। अच्छा। नेविगेटर वॉजली को सूरज की एक झलक पाने के लिए उस हिचकोले खाती नाव के मास्ट से लटकना पड़ता था, जबकि दूसरे लोग उसके पैर पकड़कर रखते थे। मतलब एक छोटी सी गलती और सब खत्म? बिल्कुल। अगर वो डिग्री का एक छोटा सा अंश भी गलत नाप लेता, तो वे साउथ जॉर्जिया आइलैंड के छोटे से बिंदु से चूक जाते और सीधे खुले महासागर में खो जाते, जहां मौत तय थी। ये गणित, भौतिकी और मानव एकाग्रता का चरम प्रदर्शन था। और ये एकाग्रता काम आई। यात्रा शुरू होने के 522 दिन बाद 10 मई 1916 को वे साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर पहुंच गए। लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। हाँ, तूफानों के कारण वे आइलैंड के उस हिस्से में उतरे जहां कोई इंसानी बस्ती नहीं थी। व्हेलिंग स्टेशन बिल्कुल दूसरी तरफ था। उनकी नाव भी इतनी टूट-फूट चुकी थी कि समुद्र के रास्ते स्टेशन तक जाना अब संभव नहीं था। इसका मतलब था कि अब उन्हें आइलैंड की 10,000 फीट ऊंची, बर्फीली, अनजान और खतरनाक पहाड़ियों को पैदल पार करना होगा। 10,000 फीट बिना किसी उपकरण के? हाँ, ये एक ऐसा रास्ता था जिसे पहले कभी किसी इंसान ने पार नहीं किया था, और उनके पास चढ़ाई का कोई आधुनिक उपकरण नहीं था। वे 9 दिन एक गुफा में आराम करते हैं ताकि शरीर में थोड़ी ताकत आ सके। इसके बाद शैकल्टन, उनके साथी वॉर्सली और क्रीन खुद को एक रस्सी से बांधकर निकल पड़ते हैं, बिना किसी टेंट या स्लीपिंग बैग के। वे कुल्हाड़ी से बर्फ के पहाड़ों पर सीढ़ियां काटते हैं और 36 घंटे तक लगातार चलते रहते हैं। आखिरकार 20 मई 1916 को वे स्ट्रांगनेस व्हेलिंग स्टेशन पहुंचते हैं। वो पल ऐतिहासिक था। स्रोती ने लिखा है कि वे इतने काले, कमजोर और फटे हाल हो चुके थे, उनके कपड़ों से सील की चर्बी के धुएं की ऐसी बदबू आ रही थी कि वहां का कोई भी व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया। ये इंसानी शरीर की सहने की क्षमता का एक अद्भुत उदाहरण है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे मार्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हैरान करने वाला हिस्सा एलिफेंट आइलैंड पर छूटे हुए उन 22 साथियों का है। हाँ, वो 22 लोग। उनका नेतृत्व फ्रैंक वाइल्ड कर रहे थे। वे लोग 2 उल्टी नावों के नीचे रह रहे थे और उन्होंने 128 दिनों तक उसी जगह को अपना ठिकाना बनाए रखा। सोचिए, 128 दिन उसी वीराने में। पेंगुइन का मांस खाते हुए, ठंड और बीमारियों से लड़ते हुए। इस पूरे समय फ्रैंक वाइल्ड हर सुबह उठता और अपने साथियों से बस एक ही बात कहता, सामान बांध लो दोस्तों, बॉस आज आ सकते हैं। ये बात दिल को छू लेती है। ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी को पता ही ना हो कि उनका लीडर जिंदा भी है या नहीं, वो खूंखार समंदर पार कर भी पाया या नहीं। तो 4 महीने तक हर सुबह उठकर ये अटूट विश्वास कहाँ से आता है? यही तो वो तंत्र है जिसे हम असली लीडरशिप कहते हैं। नेतृत्व कोई पद या टाइटल नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक संरचना है जो एक लीडर अपने लोगों के दिमाग में स्थापित करता है। बहुत गहरी बात है ये। शैकल्टन ने अपने क्रू के भीतर ऐसा गहरा भरोसा कायम कर दिया था कि मौत के बिल्कुल सामने खड़े होकर भी उनके आदमियों के लिए उम्मीद छोड़ना शारीरिक और मानसिक रूप से नामुमकिन हो गया था। उन्हें यकीन था कि उनका बॉस उन्हें बचाने जरूर आएगा। और उनका भरोसा टूटा नहीं। शैकल्टन ने उन्हें बचाने की कोशिश की। 3 बार अलग अलग जहाजों से रेस्क्यू का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार बर्फ की मोटी चादर के कारण जहाज को वापस लौटना पड़ा। पर शैकल्टन हार मानने वालों में से नहीं थे। बिल्कुल नहीं। चौथी बार चिली सरकार के येचो नामक जहाज के साथ 30 अगस्त 1916 को वे एलिफेंट आइलैंड पहुंचने में सफल रहे। और सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि उस जहाज पर सवार होकर वे सभी 28 लोग जिंदा बचकर वापस लौट आए।
ये घटना सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक सर्वाइवल की कहानी नहीं है। आज की दुनिया में जहां लोग हर समय सूचनाओं की ओवरलोड से घिरे रहते हैं और रोजमर्रा की छोटी परेशानियां भारी तनाव पैदा कर देती हैं, ये कहानी मानव तंत्र की बुनियादी ताकत की याद दिलाती है। सही कहा। जब सारी तकनीकें फेल हो जाएं और नियंत्रण छिन जाए तो मानसिक दृढ़ता कैसे काम करती है, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। और इस कहानी का एक रहस्यमयी पहलू 106 साल बाद 2022 में सामने आया। अरे हाँ, वो जहाज का मलबा। खोजी दस्तों को उसी वेडल सी में 10,000 फीट नीचे एंड्योरेंस जहाज का मलबा मिल गया। अंटार्कटिका के बेहद ठंडे पानी के कारण वो जहाज आज भी बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में मौजूद है। जैसे समय वहां रुक गया हो। हाँ, शेकल्टन खुद अब उसी साउथ जॉर्जिया आइलैंड में दफन है जहां से ये पूरी जंग शुरू हुई थी। इस कहानी के सभी पहलुओं को देखने के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जो सफलता और विफलता की हमारी बुनियादी समझ को चुनौती देता है। वो क्या? इस पूरी चर्चा को एक ऐसे ही विचारोत्तेजक सवाल पर छोड़ते हैं। अगर शेकल्टन अपने मूल प्लान के अनुसार उस दिन अंटार्कटिका को पैदल पार कर लेते तो शायद इतिहास की किताबों में ये सिर्फ एक और रिकॉर्ड बुक की एंट्री बन के रह जाता। शायद हाँ। लेकिन क्या यह संभव है कि उनका वो मिशन पूरी तरह से फेल होना ही उनकी सबसे बड़ी सफलता बन गया? जीवन में हमारी सबसे शानदार विरासतें इस बात से तय नहीं होती कि हमने क्या हासिल किया, बल्कि इस बात से तय होती हैं कि जब सब कुछ तबाह हो रहा था, जब हमारी सबसे बड़ी विफलताएं हमारे सामने खड़ी थीं, तब हम किस तरह से डटे रहे। ये सच में सोचने वाली बात है। वो नीली लाइन का गायब होना अंत नहीं था, वो असल में वो पल था जहां से इंसानियत और नेतृत्व का असली नक्शा बनना शुरू हुआ।